नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जींद उपचुनाव में जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। हालांकि उनके पास खुद की कोई कार नहीं है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला भी करोड़ों के मालिक होते हुए भी बेकार है। ये रिपोर्ट देखिए। जींद में जंग का मैदान सज चुका है। व्यूह रचना तैयार की जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि जींद की चौधर की रेस का सबसे रईस कौन है? चलिए हम आपको बताते हैं। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला जींद उपचुनाव के सबसे रईस उम्मीदवार हैं। उनके पास 23 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। हालांकि करोड़पति होते हुए भी वो बेकार हैं। बेकार का मतलब ये है कि उनकी खुद की कोई कार नहीं है। दिग्विजय चौटाला की बात करें तो जेजेपी के प्रत्याशी हैं। 12वीं तक उन्होंने शिक्षा हासिल की है और अपने नामांकन में उन्होंने जो जानकारी दी उसमें कैश उनके पास 4,30,000 रुपए है। बैंक बैलेंस और निवेश की बात करें तो 12 करोड़ 23 लाख रुपए का उन्होंने निवेश किया है। 24 लाख की उनके पास ज्वेलरी है, जबकि 9 करोड़ 63 लाख की उनकी देनदारी भी है। और सालाना आय उन्होंने अपनी 36 लाख दिखाई है, जबकि अचल संपत्ति 11.18 करोड़ रुपए दिखाई गई है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो उन्होंने लॉ की शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास 76,000 रुपए कैश है। बैंक बैलेंस और निवेश की बात करें तो 87 लाख रुपए है, जबकि ज्वेलरी उनके पास बिल्कुल नहीं है। अचल संपत्ति 1 करोड़ 82 लाख रुपए की है और सालाना आय उनकी लगभग 50 लाख रुपए है। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्ढा पर नजर डालें तो कृष्णलाल मिड्ढा BAMS हैं। उनके पास कैश 5,14,000 रुपए है। बैंक बैलेंस और निवेश की बात करें तो 56,50,000 का उनका निवेश है और 3 लाख की उनके पास ज्वेलरी भी है, जबकि 1 करोड़ की अचल संपत्ति बीजेपी प्रत्याशी ने दिखाई है। देनदारी उनके ऊपर 6,38,000 रुपए की है और सालाना आय 5,66,000 रुपए की है। वहीं इनेलो उम्मीदवार उमेद सिंह रेडू ने 12वीं तक शिक्षा हासिल की है। उनके पास 2.5 लाख रुपए कैश है और निवेश और बैंक बैलेंस मिलाकर 1 करोड़ की राशि है। ज्वेलरी 2.5 लाख रुपए की है। अचल संपत्ति 1 करोड़ की है। लगभग 14 लाख की देनदारी भी है, जबकि 3 लाख सालाना आय है। बहरहाल दौलत और प्रॉपर्टी में तो दिग्विजय चौटाला का कद सबसे ऊपर है, लेकिन ये देखना होगा कि उपचुनाव में जनता किसका कद ऊंचा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। जींद की जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। खासकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सरकार की ओर मोर्चा मुख्यमंत्री ने संभाल लिया तो कांग्रेस की ओर खुद रणदीप सुरजेवाला डटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जींद की चौधर के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हर कोई यहाँ का चौधरी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और चौधर की इस जंग में बयानों के बाण भी छोड़े जा रहे हैं। जींद विधानसभा उपचुनाव में रणदीप सुरजेवाला को उम्मीद बनाने पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोला है। लड़ाई में, क्योंकि ये भी एक बड़ा संकट है कि आखिर हरियाणा में मजबूत विपक्ष कौन हो, मान्यता प्राप्त विपक्ष कौन हो। तो ये एक प्रकार का विषय उनकी ओर से मैं कह सकता हूँ, वरना कोई कारण लगता नहीं था कि इस होड़ के अंदर वो एक विधायक को, जो पहले से विधायक हैं, उन्हीं को, सिटिंग विधायक को, कभी आज तक मैंने सुना नहीं है राजनीतिक इतिहास के अंदर कि सिटिंग विधायक को और फिर विधानसभा के चुनाव में, हाँ यदि लोकसभा का चुनाव होता विधायक को उतारा जा सकता है, लेकिन बाई इलेक्शन में एक विधायक को उतारना ये उनकी एक हताशा, एक निराशा। कांग्रेस पार्टी को वहाँ कोई अपना स्थानीय उम्मीदवार मिला नहीं। एक विधायक को जब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो इससे बड़ा दिवालियापन उस पार्टी का हो नहीं सकता। बीजेपी का वार हुआ तो खुद रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। सुरजेवाला ने न सिर्फ जींद में जीत का दावा किया, बल्कि अगले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। जींद का उपचुनाव हरियाणा की खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर देगा। जींद उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस जीतेगी, खट्टर सरकार 90 दिन के अंदर गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी जनता के आशीर्वाद से। ये जींद की भी आवाज है, पूरे हरियाणा की भी आवाज है, समेत कैथल की। दरअसल
रणदीप सुरजेवाला कैथल से विधायक हैं और जींद उपचुनाव सभी दलों के लिए साख का सवाल बन गया है और ऐसे में कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला है। कांग्रेस के इसी दांव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, लेकिन कांग्रेस ताल ठोक कर कह रही है कि जींद का दीप रणदीप ही जलाएंगे। कैथल से वीरेंद्रपुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद के चौधर के लिए नामांकन के बाद कांग्रेस उम्मीदवार सियासी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रणदीप सिंह सुरजेवाला पर बड़ा हमला बोला और सुरजेवाला पर प्रदेश हित के खिलाफ काम करने का आरोप लगा दिया। जींद की चौधर के लिए बिसात बिछ चुकी है। सूबे की सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन जो चर्चा में बने हुए हैं वो हैं कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला कैथल से विधायक है। ऐसे में जींद उपचुनाव के लिए सुरजेवाला को प्रत्याशी बनाना कई सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल हम नहीं बल्कि प्रदेश की सियासी पार्टियां उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है। हरियाणा में एक सिटिंग विधायक को विधानसभा के बाय इलेक्शन में उतारना, ये कांग्रेस की हताशा और निराशा का ही परिणाम है। क्या कोई कार्यकर्ता उनके पास ऐसा नहीं था कि भी जिसको किसी को उतार सकते? इसका मतलब उनके पास प्रत्याशी उतारने के लिए भी टोटा था। यानी कभी ये तो उदाहरण सुने थे हमने कि यानी संसदीय कोई चुनाव है, बाय इलेक्शन, उसमें कोई विधायक उतर जाए तो समझ में आता है। कोई विधानसभा का चुनाव है, उसमें कोई सांसद उतर जाए तो समझ में आता है। विधानसभा का चुनाव बाय इलेक्शन, उसमें कोई विधायक उतरे, ये अपने आप में एक ऐसी एक उदाहरण है कि जो अभी तक मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कहीं मिलता होगा। तो ये सीधा सीधा उनकी निराशा का, हताशा का एक परिणाम है जिसमें से उन्होंने ये किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहीं नहीं रुके। सीएम ने सुरजेवाला के विधानसभा सत्र के दौरान हाजिरी का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। इसके साथ ही सुरजेवाला पर प्रदेश हित के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। जो व्यक्ति प्रदेश में किसी एक विधानसभा का विधायक हो, विधानसभा का सदस्य हो और वो 70 में से मात्र 6 या 7-8 सीटिंग में वो जाए, 10% हाजिरी भी उनके नहीं है, तो प्रदेश के हित में क्या सोचेंगे और कब क्या करेंगे? और प्रदेश का हित तो बिल्कुल नज़रअंदाज उन्होंने किया हुआ है कि जब वो पंजाब के प्रभारी थे और उस समय वो पंजाब में जाकर के कहते हैं कि SYL के ऊपर पंजाब का हक है, हरियाणा का हक नहीं है, तो हरियाणा के हितों का तो जो बलि चढ़ा रहे हैं वो इसमें से पता लगता है। इसलिए कहीं भी सुरजेवाला का कोई प्रभाव आएगा। जींद की चौधर की जंग खास है क्योंकि जींद उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी और इसी साल हरियाणा में हरियाणा विधानसभा का दंगल भी सजेगा। ऐसे में जींद की चौधर प्रदेश के सियासी दलों के लिए साख का सवाल है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, न्यूज़ 18 हरियाणा। जींद उपचुनाव को लेकर जेजेपी ने भी जीत का दावा किया है। फरीदाबाद पहुंचे अजय चौटाला ने कहा कि जींद उपचुनाव के बाद देश और प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी और इस बार जींद में पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने का दावा करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि जींद में कोई जाति फैक्टर काम नहीं करता, वहां सभी वर्गों के लोग रहते हैं। और इस दौरान उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को जींद उपचुनाव में उतारने को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जींद की जंग में दुर्योधन के खिलाफ दिग्विजय चौटाला कृष्ण की भूमिका में होंगे। नायक जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है, आपके सामने है। विधायकों की संख्या भी बढ़ रही है और वरिष्ठ लोग भी निरंतर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये अपने आप को ही दर्शाता है कि प्रदेश आज क्या चाहता है। विधायक होने के बावजूद भी रणदीप सुरजेवाला को चुनाव में उतार दिया, किस नजरिए से देखते हैं? उसको तो बलि का बकरा बनाया गया है। बिल्कुल टूटेंगे, कोई कास्ट का फैक्टर वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे सब तरह के लोग जीतते भी रहे हैं। नॉन जाट सीट को ही नहीं कह सकते हम। चौधरी दल सिंह जाट भी थे, वो भी जीते थे। आपने एक बात कही थी कि दुर्योधन ही इस युद्ध के विनाश का कारण होगा, उसका जिम्मेवार वो होगा। अब बात करें तो अब कृष्ण कौन है? अब कृष्ण दिग्विजय सिंह चौटाला है। अब कृष्ण दिग्विजय सिंह चौटाला है। भिवानी में एक गर्भवती महिला की मौत ने सरकारी अस्पताल पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला को प्रसूति वार्ड में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की गई। महिला की बिगड़ती हालत को देखकर उसे रोहतक रेफर कर दिया गया, जिसके बाद रास्ते में ही जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है।
कल वो एडमिट कराई गई थी शाम को, उसको 24 घंटे हो चुके थे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। 3 पीरियड लग रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं। वो कल की ऐसी बेड पे लौटी हुई है। तो अब सुबह कहते हैं कि वो अब यानी कि आधा घंटा पहले, ख़त्म होने से आधा घंटा पहले कहते हैं कि इसको रोहतक रेफर कर दो। इतने ले जाने की तैयारी करते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। अब मांग क्या है सर? मांग तो इनके डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मांग यही है। जो सभी टीम ने पूरा एफर्ट किया और हर मरीज के लिए तुरंत इतनी टीम ऑन द टेबल अवेलेबल हो गई है, ये भी बहुत बेटर है और सबने पूरी बेहतर कोशिश की। पर जो मरीज की कंडीशन में दौरा आने के बाद जो फेफड़ों में एकदम पानी एस्पिरेट कर जाता है, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है पेशेंट को रिवर्ट करना। पुलिस की बोरखुई और हालात से परेशान एक परिवार देश छोड़ने और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हालात पैदा हो गए, क्या हालात पैदा हो चुके हैं कि एक किसान परिवार ऐसे कदम उठाने की बात कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। धोखाधड़ी लगा, मेरे बेटा में कोई दोष नहीं था। मेरे बेटो निर्दोष से मारे से, मेरे बेटो कुछ कार्रवाई को नहीं, मारा धक्का लगे से सारा, मारा सारा ठोकर लगे सामने, सारा देश में भटकता दर दर भटकता अंडा, गरीब आदमी मार दर पैसों से नहीं, आराम दर दर की ठोकर खाता अंडा, सामने कोई ना नहीं मिल रहा। माँ की आंखों से बहते इन आंसुओं की कीमत नहीं लगाई जा सकती। नाम अपने ऊपर घेर की तेल। इस माँ के दर्द की गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। माँ को शक नहीं, पूरा यकीन है कि बेटे ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन चौकी से लेकर आईजी तक, सीएम विंडो से लेकर जंतर मंतर तक, हर जगह इंसाफ की गुहार के बावजूद नतीजा सिफर ही रहा। और अब थक हार कर ये परिवार धर्म परिवर्तन कर देश छोड़ने की बात कर रहा है। सारा जालिया जी, कोई न्याय नहीं है इस देश का। मैं हम आखिरी या है 10-11 महीना हो गया छोरा हमारे ने आखिरी ना अपनो धर्म बदल करके पाकिस्तान में जानो चाहवा। मारी बस या है न्याय नहीं देश का नहीं हो, हमने देश तो हम पाकिस्तान में जानो चाहवा। एफिडेविट देंगे आ जाए, हमारी झूठ हो तो सरकार जो चाहे वह सजा दे दियो। पिता भी दुख के सैलाब में देश छोड़ने की बात कर रहा है और प्रशासन से लेकर सरकार तक से सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसकी गलती क्या है। चरखी दादरी के गांव मकड़ानी का ये गरीब किसान परिवार पहले ही कर्ज की मार से परेशान है और बेटे की संदिग्ध मौत ने जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। कर्ज के कारण जमीन कुर्क होने को है और पुलिस से लेकर सरकार की तरफ से ये परिवार हार सा चुका है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, न्यूज़ 18 हरियाणा। हम जीना नहीं चाहता, हमने न्याय नहीं उस दुनिया में जी की क्या करेंगे हम। क्या कोई शख्स करोड़ों की कंपनी का मालिक होने के बावजूद सब्जी की रेहड़ी लगाएगा, पकौड़े बेचेगा? शायद नहीं। लेकिन करनाल में 2 शख्स जो कि रेहड़ी लगाते हैं और पकौड़े तलते हैं, वो कागजों में करोड़पति हैं। कागजों के स्याह सच ने इन दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये है सुभाष सेठी का परिवार जो करनाल में सब्जी बेचकर गुजारा करता है। तकदीर का खेल देखिए, पूरा परिवार पाई पाई को मोहताज है, लेकिन कागजों में ये करोड़पति है और इन्हें भारी भरकम जीएसटी की अदायगी भी करनी है। दरअसल उनके घर जो नोटिस आया उसके मुताबिक सुभाष सेठी एक कंपनी के मालिक हैं जिसका टर्नओवर 33 करोड़ रुपए का है और किसी जीएसटी की देनदारी नहीं हुई तो सुभाष के घर ये नोटिस पहुंचा। सिर्फ सुभाष ही नहीं, उनके दामाद बलविंदर भी 50 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, लेकिन हकीकत ये कि वो पकौड़े बेचता है। कि मेरे नाम से 33 करोड़ की जो मिल चलाई गई है, जीएसटी लेके चलाई गई होगी। एक मेरे दामाद के नाम 50 करोड़ की चल रही है, लेकिन हम तो गुजारा अपना यहीं सब्जी मंडी में। मैं 40 साल पुराना हूँ। जो ये मेरे को सेल टैक्स का 20 को पिछले महीने जो 20 दिसंबर की 20 तारीख को डाक के जरिए नोटिस मिला। दरअसल पानीपत में 21 फर्जी फार्म और उनके 470 करोड़ रुपए की बिलिंग के खुलासे के बाद ये एक्शन लिया गया। हालांकि सुभाष बताते हैं कि 2017 में उन्होंने लोन के लिए अपने पड़ोसी महेंद्र बहल को अपनी आईडी और पैन कार्ड दिया था। चूंकि सुभाष और उसके दामाद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लिहाजा वो कागजात को बिना पढ़े ही हस्ताक्षर करते रहे। इन दोनों को लालच दिया गया था कि
कि लोन का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही लौटाना होगा और लोन पानीपत में मिलेगा। हालांकि अब तक इन्हें लोन नहीं मिला, लेकिन अब धोखाधड़ी सामने आने के बाद उन्होंने महिंदर के खिलाफ करनाल, पानीपत पुलिस, सीएम विंडो और जीएसटी के अधिकारियों को भी शिकायत दी। महिंदर बैल जो कि 50-50 हज़ार लोन करवाने का प्रधानमंत्री योजना चली थी, उसके तहत मेरे पास आया कि ये लोन चलते हैं, आप करवा लो। इसके दौरान हमारे को, मैं और मेरा दामाद बड़ा, दोनों जाने पानीपत गए। वहाँ से हमारे से कई बैंकों में, 3-4 बैंकों में घुमाया गया और अच्छे चंगी तरह साइन करेगा। कुछ कागज राफ भी थे, कोई लिखे हुए थे। बहरहाल 21 फर्मों की जांच की जा रही है और देखना होगा कि करोड़ों की टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड है कौन और किस किस से उसके तार जुड़े हैं। सड़क चौक चौराहों पर अक्सर जब हम गरीब बच्चों को भीख मांगते, सामान बेचते या फिर फटी हालत में देखते हैं तो हमें दुख होता है, दिल रोता है और इन बच्चों के लिए कुछ करने का मन करता है। लेकिन मैं, आप और ज्यादातर लोग बस सोच कर रह जाते हैं। लेकिन फतेहाबाद की अंजू कुछ अलग ही कर चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। छोटी उम्र में बड़े हौसले ने अंजू को सबसे अलग बनाया है। गरीब बच्चों को पढ़ाती है, उन्हें उनके माता पिता को प्रेरित करती है और इन बच्चों पर होने वाले खर्च को भी जैसे तैसे पूरा करती है। स्टार्टिंग के अंदर आए थे तो ये झाड़ू बनाने वाले लोग थे तो बहुत ज्यादा ताने कसते थे कि तुम क्यों आते हो, हमारा धंधे का टाइम हो गया है और आप हमारे धंधे के टाइम में विघ्न कर रहे हो काम में, काम करने दो, झाड़ू बनाने दो। और कुछ बच्चे गुब्बारे बेचने जाते थे। पहले जब हम आते थे तो इनका गुब्बारे बेचने का टाइम हो जाता था। ये लोग कहते थे कि पढ़ाना ही है तो सुबह सुबह पढ़ाओ, लेकिन सुबह नहीं आ सकते क्योंकि मैं भी 11वीं में पढ़ती हूँ, मेरे और टीम मेंबर भी पढ़ते हैं, तो ये सुबह नहीं आ सकते। तो ये एक बार जब एक लेडी ने यहीं पे बात की कि तुम लोग ना बड़े लोग हो और तुम जो काम करते ना पढ़ाई का, वो हम नहीं कर सकते, जैसे तुम हमारे गुब्बारा बेचने का काम तुम लोग नहीं कर सकते। तो इन लोगों का चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और वहीं पपैया पार्क के आगे हम लोग पूरी उड़ान टीम इकट्ठी हुई गुब्बारे लेकर और इन लोगों के गुब्बारे बेचे, सब लोगों को संदेश दिया और इन लोगों को बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। 16 साल की उम्र और दिल में गरीब बच्चों के लिए प्यार। फतेहाबाद की अंजू ने पहले तो एनजीओ बनाया और फिर धीरे धीरे इस एनजीओ के साथ युवा जुड़ते चले गए। अब तक कुल 25 युवा इस एनजीओ के साथ जुड़ चुके हैं। ये सफर तब शुरू हुआ जब वो महज 12 साल की थी और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए अंजू को कई मर्तबा घर पर झूठ भी बोलना पड़ा। लेकिन हार ना मानने के जज्बे ने अंजू को औरों से अलग बनाया और इसी कारण वो ये सब कुछ कर पा रही हैं।